बच्चों, कैसे हैं आप सब? कसा का है केम छो क्या ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है? और एकदम मस्त। मैं तो बचपन से ही मस्त हूँ और मैं तो मस्त ही रहूंगी। तो फिर आज क्या करने वाले हैं हम, तो आपको पता ही है, क्लास 12th का लेक्चर नंबर 3 आज हम करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 11th। ठीक है, और आई होप जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई नज़दीक आ रहा है काम जो आपका है एग्ज़ाम देना। ठीक है, ज़िंदगी का एक आखिरी मकसद जो आपका है वही एग्ज़ाम देना है, क्योंकि यही बच्चों का तो यही होता है, हर साल एक नया एग्ज़ाम जो है आपको देना होता है। तो उसकी तैयारियां कर रहे होंगे, टेस्ट डल गए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट डल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वो आप अच्छे से दे रहे होंगे जो बच्चे जुड़े हुए हैं ऐप से। और फ्री तो वही जब आएंगे, कई बच्चे बोलते हैं कि मैम फ्री टेस्ट क्यों नहीं आ रहे, तो भाई फ्री टेस्ट ओकेजनली आते हैं और वो बायोलॉजी के जब होंगे तो आपको मिल जाएंगे। बाकी बैच के बच्चों को 2-2 टेस्ट जो है वो दिए जा रहे हैं हर चैप्टर के साथ। 10th तक के टेस्ट दे चुके हैं हम, चैप्टर 11 खत्म होगा तो उसके भी मिल जाएंगे। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, यानी कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की कहानियों को पढ़ने वाले हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नजरिए से भी। ठीक है, तो पुनर्योजन डीएनए तकनीक के साधन पढ़ने वाले हैं, यानी कि टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या टूल्स है उनमें हम शुरू करेंगे। और उसमें पहला हम पढ़ेंगे प्रतिबंधक एंजाइम, यानी कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में कहानियां पढ़ेंगे। साथ में प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नामकरण को देखेंगे कि ये नाम कैसे दिए जाते हैं, भाई कैसे इनका प्रोसेस होता है। हमारे तो भाई पूजा अर्चना होती है, इनके क्या होता है, और काफी और कुछ भी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पुनर्योजन डीएनए तकनीक के साधन कि हमने कहानियां पढ़ी। एक मैंने आपको समराइज करके दिखा दिया कि भाई कैसे बायोटेक्नोलॉजी काम करती है, इंसुलिन का एग्जाम्पल देके भी बता दिया कि कैसे हम एक जगह से जीन का टुकड़ा निकालते हैं जो हमारा वांछित जीन होता है। फिर से एक बार मैं समराइज कर देती हूँ ताकि आप भूले भटके कहीं रह गए हो तो एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम कहानी को शुरू करते हैं, जो बच्चे शायद आज ही आ रहे हों। तो भैया क्या है कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हमें एक वांछित जीन जो किसी भी एनिमल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, हमें वो चाहिए। जैसे मान लो वो ये वाला पीस है, ये हमें चाहिए जो हमारा वांछित जीन है। वही इंसुलिन का मैं एग्जांपल लेके चलूंगी कि मान लो हमें इंसुलिन का ये जीन कहीं से निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें इस जीन को निकालना पड़ेगा। और मैंने आपसे कहा था कि भाई निकालना मतलब ये नहीं कि माता जी का भंडारा है तो प्रसाद मिल रहा है ले आओ, है ना। उसके लिए बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस लगती है, जिसमें मैं आपको 2-3 बता देती हूँ कि मान लो अगर कोई ऐसा वांछित जीन है जो बैक्टीरिया में है, तो फिर हम उसको पहले भाई आपको ये मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी, फिर न्यूक्लियस तोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियस के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको विघटित करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डीएनए तक पहुंचना है। तो कुछ एंजाइम लगते हैं, जैसे कि हमें अगर बैक्टीरिया की बात करें हम, तो बैक्टीरिया के लिए हमें लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करते हैं। कई बच्चों को अगर पुरानी याददाश्त में से कुछ याद आ रहा हो और उन्हें बादाम का नाम लेना शुरू कर दिया हो, तो ये लाइसोजाइम हमने पढ़ा है कि हमारे लार में और आंसुओं में होता है ना, जब हमने प्रतिरोधक वाला जो चैप्टर पढ़ा था इम्यूनिटी वाला उसमें। और अगर वो उन्हें याद है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं तो फिर क्या ही कहें, कलयुग घोर कलयुग। ठीक है, चलिए तो बैक्टीरिया की अगर आपको सेल वॉल निकालनी है या सेल मेम्ब्रेन निकालनी है तो हमें लाइसोजाइम एंजाइम यूज करना पड़ता है, क्योंकि लाइसोजाइम ही बैक्टीरिया को खत्म करता है, तभी हमारे लार और आंखों में ये है। अगर हमें कोई ऐसी सेल है जैसे कि प्लांट सेल है, उसमें हमारा वांछित जीन है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं, कहीं बुक में नहीं लिखी हुई एनसीईआरटी में, लेकिन नीट का बता रही हूं, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, और पता होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं रामायण है लिखी है बुक में तो पढ़ लेते हैं और वाह एग्जाम दे आएंगे। कोई चीज है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए टॉपिक, ऐसा नहीं हवाओं में से मैम जीन ले आई और इधर से उधर डाल दिया, क्यों लाई कैसे लाई सब आपको बताऊंगी। तो भैया प्लांट को भाई डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा सेल को, हमें तो भाई अंदर वाला डीएनए चाहिए जो कि न्यूक्लियस में होगा। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है और प्लांट है यूकैरियोटिक कोशिका, तो न्यूक्लियस के अंदर होगा। और प्रोकैरियोटिक है जैसे बैक्टीरिया है तो भाई घूम रहा होगा, कहीं विचरण कर रहा होगा। तो भाई प्लांट सेल होगी तो हम कौन सा यूज करेंगे, तो हम सेल्यूलेज यूज करेंगे।
क्यों यूज करेंगे सेल्यूलेज, बूझो तो जाने, ठीक है, बताती हूं अभी। और अगर एनिमल सेल के अंदर से हम कोई जीन निकालना चाह रहे हैं, वांछित जीन, जैसे इंसुलिन है, पहले पिग से निकाला जाता था, गायों के जो डीएनए है उससे निकाला जाता था, लेकिन वो हमें एलर्जी करने लग गया, मतलब सबको सूट नहीं होता था, इसलिए हमने फिर डिसाइड किया कि हम ह्यूमन का जीन लेके ही इंसुलिन बनाएंगे। ये आज की छोटी छोटी मगर मोटी बात है कि इंसुलिन पहले हम पिग या गायों का यूज करते थे इंसुलिन बनाने के लिए, उनके जीन्स या प्रोडक्ट यूज करते थे, लेकिन वो जीन कई इंसानों को एलर्जी करता था। तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, इंसानों का ही जीन निकाल के इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो एनिमल सेल अगर है तो भाई क्या या एनिमल सेल नहीं, और अगर मैक्सिममली हम बोल दें कि एनिमल सेल है तो वही प्लाज्मा लेमा ही होगी उसके अंदर, तो आप वही जो है लाइपेज और इस तरह के एंजाइम करेंगे। लेकिन अगर कौन सी है मेन जो चीज है वो बता देती हूँ, फंजाई अगर है यानी कि कवक है, अगर कवक है तो कवक की सेल किसकी बनी होती है भैया, क्या होती है उसकी सेल वॉल में, काइटिन, तो आपको काइटिनेज यूज करना पड़ेगा। एनिमल का इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि इजी है भाई, लाइपेज यूज कर लो आप, ठीक है, और प्रोटीएज यूज कर लो, क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, आपके पास सेल वॉल तो है नहीं, सेल मेम्ब्रेन है, इनके पास तो भाई दोनों के पास सेल वॉल है, इसके पास भी सेल वॉल है, इसीलिए इन तीनों का लिखा है। तो पहले तो हमें हमारा वांछित जीन निकालना पड़ेगा जो हम यहाँ निकाल चुके हैं। अब ये भी ऐसे ही नहीं निकलता कि सेल वॉल, फिर आपको है ना और भी एंजाइम्स यूज करने पड़ेंगे, प्रोटीएज, क्योंकि आपका जो डीएनए है वो बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ है, ठीक है, राइबोसोम से घिरा हुआ है, आरएनए से घिरा हुआ है, प्रोटीन से घिरा हुआ है, तो और भी एंजाइम्स काम करते हैं। फिर हम हमारा वांछित जीन निकाल लेंगे। इस वांछित जीन को हम क्या करेंगे, किसी वेक्टर में डालते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था प्लाज्मिड, क्योंकि हमें इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ करवाना है, बैक्टीरिया में करवाना है, और बैक्टीरिया में एक संरचना होती है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लाज्मिड, जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। अभी और डिटेल में वेक्टर पढ़ेंगे तब और चीज आ जाएगी, जिसको हमने कहा था वाहक। ऐसा समझ सकते हो कि ये एक कार है ना, हम क्या डायरेक्टली हमारा जीन जो है बैक्टीरिया को नहीं दे सकते कि चल काम पे लग जा, डबल कर इसको, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इतनी इजीली आप डीएनए उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो हम क्या यूज करते हैं, एक साधन यूज करते हैं, एक वाहक यूज करते हैं, वो जनरली प्लाज्मिड होता है ना, कोप्लाज्मिड भी होते हैं, टीआई प्लाज्मिड भी होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के प्लाज्मिड है, पढ़ेंगे। तो हम प्लाज्मिड की जो है हेल्प लेते हैं बैक्टीरिया के अंदर घुसने के लिए, और क्या करते हैं, हमारे जो जीन है उसको हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देते हैं इस तरह से। प्लाज्मिड कैसा होता है ये मैं बता चुकी हूँ, सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है ना, एक्सटर्नल डीएनए होता है, डीएनए के अलावा, बैक्टीरिया के मेन डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा चीज होती है। फिर इसको हम बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं, तो ये क्या करता है, खुद का डीएनए जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा तब हमारा जो जीन हमने डाला है, ये इसका नॉर्मल वाला डीएनए है और ये प्लाज्मिड है, तो बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा हमारा इंसुलिन वाला जीन भी उसके साथ ग्रो करता रहेगा। इसकी आगे की कहानी और है, मतलब ये भी इतना, वही कह रही हूँ, प्रसाद बंटने वाला भंडारे का काम नहीं है कि जिमन लगाए, बहुत सारी टेक्निक्स है, पर एक फिर से मैंने आपको एक शॉर्ट जो है दे दिया। तो अब हमारे पास क्या क्या चाहिए, तो हमें एंजाइम्स चाहिए ये सब करने के लिए, हमें इसको काटने के लिए, भाई ऐसा तो नहीं है कि चलो आओ कैंची लो काट दो, आपको बताया कि जीन को काटने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वो चाहिए, जिसको हमने क्या कहा था, आणविक सीजर, दोनों हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया मैंने, मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि आणविक कैंची, वो चाहिए। प्लस और क्या चाहिए आपको, वापस जोड़ना भी है, भाई यहां से अलग किए हुए को जोड़ना है तो लाइगेज एंजाइम चाहिए। स्टेप याद है, एंजाइम अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें और भी कुछ थोड़े थोड़े एंजाइम्स हमें चाहिए, तो एक बार आप देख लेते हैं क्या चाहिए। चलिए, डीएनए पुनर्योजन, डीएनए पुनर्योजन समझ गए ना भाई, इंग्लिश हिंदी बार बार बोलती आ रही हूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जब एक प्रकार के डीएनए को
दूसरे प्रकार के डीएनए के साथ मिलाया जाता है, ये परिभाषा हम कर चुके हैं, ठीक है, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिक्सचर। तकनीक में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यानी वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसको शॉर्ट में आरई कहते हैं, लाइगेज वापस जोड़ने के लिए, वाहक ये वेक्टर, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम, ये पॉलीमरेज एंजाइम ये तो भाई सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन आप जब ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट मतलब प्रतिकृति बनाएगा, तो कैसे बनाएगा, उसके लिए एक एंजाइम लगता है ना, डीएनए पॉलीमरेज। पढ़ के आए हैं हम ये, और इससे पहले वाली क्लास में बताया भी है कि डीएनए ऐसे ही नहीं रेप्लिकेट करता, उसको भी क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए जो कि क्या है, पॉलीमरेज। तथा पोषक जीव आदि महत्वपूर्ण साधन है, ठीक, ये सारे जो हैं हमें एक एक करके पढ़ने हैं। इसमें से हम ये तो नहीं पढ़ रहे, ये कुछ एंजाइम मैंने आपको बता दिए, मेनली हम एक तो ये पढ़ेंगे, एक ये वेक्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी तो भाई एंजाइम है, ज्यादा कुछ ऐसा उनमें पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है, ये तो था समराइज। चलो आगे, अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम की, कि इसके बिना बायोटेक्नोलॉजी की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप वहां से जीन ही नहीं काटेंगे तो बैक्टीरिया में क्या ग्रो करवाएंगे, बाबा जी का ठुल्लू नहीं, तो पहले तो आपको वहां से जीन लाना पड़ेगा, और जीन लाना मतलब वहां से काटना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए आणविक कैंची, जिसको हम क्या कह रहे हैं भाई, इसका ये दोनों नाम याद रखना, कई बार क्या है बोर्ड वाले जो होते हैं ना, बोर्ड वाले कंपटीशन वाले ऐसे बोलते हैं भाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी भी याद करनी है, इंग्लिश भी याद करनी है, और ये वाला नाम भी याद करना है, कोई छूट नहीं है, यहाँ पे कोई दिवाली ऑफर नहीं आने वाला है। अब जो भी चीजें आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्रतिबंधित एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या आणविक कैंची, क्योंकि वही बोर्ड क्या करता है, उलझाने के लिए बोल देता है आणविक कैंची क्या है, इसको समझाइए। यार मैम ने तो आणविक कैंची जैसा कुछ बताया ही नहीं था, कहाँ से आ गया ये, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हम इससे वाले पहले वाले लेक्चर में भी ये वर्ड में यूज कर चुके हैं, और अब भी स्पेशली फिर से लिख रही हूँ, क्योंकि कई बच्चे मुझे गोले लगा लगा के ऐसे भेजते हैं, मैम ये क्या है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, जबकि हमने वो क्लास में पढ़ा होता है, ठीक है। तो ये है, इंग्लिश वाला क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर का मतलब कैंची, SE आता है शायद, चलो ठीक है अभी जो भी है। हाँ चलिए, तो क्या है भाई, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में, वही मैंने कहा ये 20वीं, चलो एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मुझे लेना पड़ता है, मुझे थोड़ी सी इज्जत करनी पड़ती है, आप तो ईयर याद रखो। 1963 में जीवाणु इस्चेरिचिया कोलाई, है ना, मैंने कहा था ना बलि का बकरा, हर जगह पहुंच जाएगा, अभी तो और आगे आने वाला है, ठीक है, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में बहुत नाम आने वाले, अभी देखो तो सही, इसकी कहानियां ही लंबी है। इस्चेरिचिया कोलाई, जिसको फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ई कोलाई, तो कई बुक्स में ई कोलाई लिखा है, तो ऐसा मत समझना कि मैम ने तो गलत बताया, ठीक है, ई कोलाई भी कहते हैं इसको। में जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज से बचाव करने वाले 2 एंजाइम्स की खोज हुई। क्या हुआ, कहानी कुछ इस तरह से शुरू हुई कि हमारा वही बलि का बकरा जो है वो क्या था, हमारा इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है ना, ओ मैम थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया, हमें नहीं पता था, है ना। तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को कौन बीमार करता है, बैक्टीरिया का भी दादा कौन होता है, बैक्टीरिया का दादा होता है वायरस, है ना। तो इन बैक्टीरिया को बीमारी फैलाने वाला कौन होता है भाई, हमारा वायरस। वायरस क्या करता है, अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है, लेकिन बैक्टीरिया लड़ाई तो लड़ेगा, ऐसे नहीं वायरस आ गया आओ बीमार करो मुझे, है ना, हम लड़ते हैं वैसे ये भी लड़ता है। बैक्टीरिया में जब हमने डिस्कवरी की कि ई कोलाई के अंदर जब स्टडी की गई, कौन कर रहे थे ये स्टडी, 2-3 साइंटिस्ट थे, नाम आएंगे अभी, स्मिथ, है ना, निथेन्स, आर्बर, अलग अलग काम किया इन्होंने, लेकिन पुरस्कार तीनों को मिला, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना डीएनए ट्रांसफर करता है। अब आपको पता है वायरस का साइकिल पता है आपको, वायरस क्या करता है, अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ देता है, फिर बहुत सारी कॉपीज बना लेता है और फिर बैक्टीरिया को फोड़ के बाहर निकल जाता है, शॉर्ट में,
ठीक, तो ये करता है। अब ये क्या है, ई कोलाई में क्या होता है भाई, एक तो उसका पर्सनल डीएनए है जो काम है, एक प्लाज्मिड होता है जो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डीएनए होता है। इसके प्लाज्मिड में कुछ ऐसे एंजाइम्स थे जो क्या करते थे, मान लो ये एंजाइम्स हैं, ये क्या करते थे, इस वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देते थे, तोड़ देते थे उसको। क्यों? ताकि ये इसको बीमार नहीं कर पाए। ठीक, और क्या करते थे? अब आप बोलोगे कि भाई ये जो है एक समझने की चीज समझना जो आ रही है एनसीईआरटी में, कि भाई अगर ये इस डीएनए के टुकड़े कर रहा है तो भाई ये अपने आप के डीएनए को भी तो मार सकता है। जैसा कि हम हमारी इम्यूनिटी में पढ़ के आए थे कि हमारी ही टी सेल्स हमारी ही कोशिकाओं को मार देगी अगर उसमें MH1 का जो है MHC1 का कोड नहीं होगा या ऊपर वो क्राउन नहीं होगा। पढ़ा था ना? यहाँ पे इनकी ये जो डीएनए है ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, ये प्लाज्मिड चालाकी, इसको पता है कि मेरे काबू में ये, इसके दिमाग तो है नहीं, है ना, दिमाग थोड़ी ना इनमें, ये तो है बैक्टीरिया वायरस, ये इसको खाएगा तो इसको भी खाएगा, इसके लिए तो दोनों डीएनए। तो ये क्या करता है, अपने वाले डीएनए पे कुछ समूहों को जोड़ देता है जो होते हैं मैथिल समूह या मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, ये मैथिल को जोड़ देता है ताकि इसका जो ये भुक्कड़ डीएनए है ये सिर्फ इसको खाए, अपने वाले डीएनए को नहीं खाए। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने बोला कि अगर ये एंजाइम, और ये एंजाइम जो होते हैं ये किसी पर्टिकुलर जगह पे काटते हैं, ऐसा नहीं कि काटा कहीं भी काट दिया, इनकी पर्टिकुलर जगह है, अभी बात करेंगे जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन साइट्स कहते हैं या पहचान बंद क्षेत्र कहते हैं, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो किसी स्पेसिफिक साइट्स पे काटता है ये। तो उनको जब सर्च करते हुए पता चला तो उन्होंने कहा यार ये तो कैंची की तरह है, इसको अगर हम किसी दूसरे में डाल के वहां से किसी चीज को निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, जो कि हमें हमारा वांछित जीन चाहिए। वहीं से उनके दिमाग में बात आई और उन्होंने आज बहुत सारे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को डिस्कवर कर लिया। लेकिन ये दो तरह के थे, अभी पढ़ेंगे। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस, है ना। ये जो दो बोल रहा है वो अभी आने वाले हैं, एक तो है एक्सो और एक है एंडो, बात करेंगे इनकी। चलो, अपने डीएनए में मैथिल समूह जोड़कर, ये भाई बताया, जोड़ देते थे और क्या कर देते, विषाणु के डीएनए को काट कर अर्थात खंडों में विभक्त कर देते थे। तो दोनों काम हो जाते थे भाई, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी वाला केस हो जाता था, तो बहुत काम के थे। और इन्हीं को आगे जाके नाम दिया गया RE एंजाइम्स, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंध एंजाइम। ठीक, या आणविक कैंची। राइट, आगे आ जाओ, समझ गए बात को। इन एंजाइमों को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहा गया। ठीक है, कॉपी कर लिया इसने, मैंने आगे बोला जो, बड़ा शैतान बोर्ड है ये। इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नाम देने के निम्न कारण थे। क्यों नाम दिया गया रिस्ट्रिक्शन और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्यों नाम दिया इसको? रिस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंधित, मतलब किसी विशिष्ट जगह पे काटता है ना। प्रतिबंध किसको कहते हैं? आपको प्रतिबंध, हिंदी वाले बच्चे हो, मुझे नहीं लगता इस शब्द में आपको कोई दिक्कत होगी कि प्रतिबंधी बनाना बोलते हैं ना, उसको प्रतिबंधी बना लिया, मतलब गिरफ्तार कर लिया, है ना, स्केप कर लिया। तो यहाँ पे प्रतिबंध का मतलब है किसी विशिष्ट चीज को ही काटता है ये, इसलिए प्रतिबंध, ये एक ही बंद पे, किसी एक फिक्स बंद पे काटता है। और एंजाइम मतलब क्योंकि ये एंजाइम है। और एंडोन्यूक्लियस क्यों नाम रखा है? क्योंकि ये बीच में से काटता है ना, वो जो डीएनए था ना वायरस का, उसको बीच में से काटता है ऐसे, इसलिए। एक एक्सो भी होते हैं, वही मैं कह रही हूँ, दो प्रकार के आएंगे अभी। ठीक है, यह विषाणुओं के डीएनए को काटकर इनका गुणन रोक देता है। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया मतलब ये जो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं, उनको तो पता ही है ना आपको, जीवाणु भोजी बोलते हैं, है ना। कई बच्चे समझते हैं जीवाणु भोजी एक जीवाणु है, लेकिन ये वायरस ही है। ऐसे वायरस जो जीवाणु को खाते हैं तो वो जीवाणु भोजी कहलाते हैं। कई बच्चे जिंदगी भर यही समझते रहते हैं जीवाणु भोजी तो जीवाणु है, लेकिन नहीं, वायरस है वो। वायरस ऐसा वायरस जो जीवाणु को खाता है, इसीलिए भोजी लिखा हुआ है। ठीक है,
बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं इसको, इंग्लिश वाला वर्जन, उनकी वृद्धि को बाधित करते हैं, अतः रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंधित कर देते हैं, उनको काट देंगे। अब उनको डीएनए का ही टुकड़े टुकड़े कट दिए तो क्या मजाल है उनकी कि वो अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से जोड़ें और उसको रेप्लिकेट, तो उसको प्रतिबंधित कर दिया है ना, गिरफ्तार कर लिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक। इसीलिए दूसरा, यह नाभिक अम्ल का विघटन करते हैं, अतः न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, पहले भी मैंने बताया है शायद जब डीएनए की बात हुई थी। डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो अगर हम किसी भी एंजाइम, कोई भी एंजाइम जो किसी पे काम करता है, जैसे लाइपेज जो है ना लिपिड को गलाता है उसको लाइपेज कहते हैं, एज लगा देते हैं, जो प्रोटीन को पचाता है उसको प्रोटीएज कहते हैं, तो जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर रहा है उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, एज लगाना है। बात समझ में आई। न्यूक्लियस एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक अम्ल को डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये डीएनए को कर रहा है, आरएनए को भी कर सकता है। ऐसे न्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आरएनएज, एक होता है डीएनएज। जो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा वो आरएनएज, जो डीएनए को करेगा वो डीएनएज, ठीक है। यहाँ पे हम डीएनए की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे जितने भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं वो डीएनए को टुकड़े करेंगे। अच्छा, एक और आपके एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा हुआ है, सवाल बड़ा खतरनाक है वो। देखो, दो चीजें पूछी है कि डीएनए और डीएनएज में क्या अंतर है। ये भाई सुन लेना है ना, वरना जो स्पेशली बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं, मेरे को अगर किसी ने डाउट ग्रुप में ये डाला कि मैम डीएनए और डीएनएज में अंतर क्या होता है, तो फिर वो मुझसे डांट खाएगा क्योंकि मैं स्पेशली इसको यहाँ बता रही हूँ और एनसीईआरटी ने पूछा है आपसे, ठीक है, क्या अंतर है। तो भाई थोड़ी सी अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये काम आसान है कि ये प्लूरल डीएनए है, मतलब अगर एक से ज्यादा डीएनए होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीएनएज, है ना। प्लूरल होता है तो एस लगा देते हैं ना, बहुवचन, एस लगा देते तो इसके आगे एस लगा दिया, तो ये तो भाई बहुवचन का शब्द है। एक से ज्यादा डीएनए होंगे तो हम उसको डीएनएज बोल देते हैं, डीएनएज। लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है। ये एज कौन सा है, ये एज ये वाला एज है कि ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए को पाचित करते हैं डीएनएज कहलाते हैं, राइट। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। चलो आगे बढ़ो, स्टार मार्क लगा दूं क्या भाई, समझ लेना इस बात को, पूछा हुआ है कहीं एनसीईआरटी ने, मुझे याद है एग्जैक्टली कहाँ है ये नहीं है। ये देखो यहाँ पे एज लिखा हुआ है, न्यूक्लियेज, यही एज यहाँ लगाया है। मेरे एक सर थे वो कहा करते थे समझदार को इशारा काफी है ना, लेकिन मैं उल्टा बोलती हूँ। मुझे पता है कहावत ये है लेकिन मैं उल्टा बोलती हूँ, इशारे को समझदार काफी है। तो जब भी अब मैं ये बोलूँ ना कि इशारे को समझदार काफी है, तो ये मत समझना है कि मैम को कहावत पता नहीं है, मैम उल्टा बोल रही है, मैम जानबूझकर उल्टा बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है समझदार को इशारा नहीं, इशारे को समझदार काफी है, इशारे को समझदार काफी है, ठीक है। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट है, यह नाभिक अम्ल को सिरों की ओर से नहीं अपितु बीच में से काटते हैं, अंतः एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये डीएनए के, वायरस के डीएनए को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं, उसे रेप्लिकेट नहीं होते। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियस क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये डीएनए को डाइजेस्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करता है, यहाँ पे डीएनए को कर रहा है। और एंडो नाम क्यों लगाया है, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये क्या करते हैं, सिरों से नहीं करते, बीच में से काटते हैं। भाई ये इसके सिरे हैं, ये इसका बीच का भाग है। अगर मैं अंदर बाहर देखूं तो भाई ये दोनों तो बाहर हैं, कोने तो बाहर होते हैं, ये चीज अंदर है, तो अंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडो। तो भाई एंडो लगा दिया हमने। और इसीलिए मैंने वहां कहा दो तरह के एंजाइम्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक एक्सो
रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम और एक एंडो न्यूक्लियस, ठीक है। ये एंडो वाले हैं और इन्हीं को हम काम में लेते हैं। एक्सो भी काम में लेते हैं लेकिन ज्यादातर एंडो ही काम में आते हैं क्योंकि हमें बीच से ही काटना होता है, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर डीएनए तो बीच से ही काटोगे, ठीक। चलो बात समझ में आई क्यों नाम दिया गया है इनको ऐसा स्टार। ये पूरा ही टॉपिक स्टार है, मैं अभी अलग अलग स्टार नहीं लगा रही। पूछ सकते हैं आपको 12th एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन महानुभावों की जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। इस एंजाइम की खोज इन पर कार्य कर रहे W. आर्बर, स्मिथ और डी. नेथन्स को सन 1978 में चिकित्सा व कार्यकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। नाम याद रखने, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा खोजा गया था? हिंड सेकंड। अब ये बहुत पुराना सा घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया, अभी मैं पूछूंगी और जो बच्चे जो है वो सुनेंगे तो बोलेंगे मैम वही पुराना सा क्वेश्चन है। तो मेरे लिए तो बहुत पुराना है लेकिन जो बच्चे दिमाग नहीं लगाते उनके लिए नया ही है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा मुझसे पूछते हैं कि मैम फर्स्ट क्यों नहीं, सेकंड क्यों? अभी आप जब इनका नामकरण करोगे तब आपको बताएंगे कि भाई जो पहले डिस्कवर हुआ उसको फर्स्ट दे देते हैं, जो बाद में होता है उसको सेकंड दे देते हैं, ऐसे सीरियल चलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो भाई ये सेकंड होते हुए भी सबसे पहला कैसे हो सकता है? ये सवाल होता है बच्चों को जब नामकरण, अभी तो नहीं आएगा, जब हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब आप 1 2 3 दे ही इसलिए रहे हो कि जो पहले डिस्कवर उसको 1, जो बाद में हुआ उसको 2 और जो और धीरे धीरे हुआ उसको 3 4 5। तो भाई ये जब सेकंड नंबर आपने दिया है तो ये पहले कैसे खोजा गया है? एनसीईआरटी बताती है इसके बारे में। एनसीईआरटी ये कहती है कि सबसे पहले हिंड 1 ही हुआ था और उसके बाद हिंड सेकंड हुआ था। लेकिन देखो अलग अलग आपको आंसर्स मिलेंगे इसके। एनसीईआरटी ये कह रही है कि ये सीक्वेंस पहले हिंड 1 हो गया था डिस्कवर, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है। और दूसरा ये कि हिंड सेकंड की स्टडी के बाद उनको पता चला कि भाई हिंड सेकंड में ये रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी होती है, ये ऐसे काम करता है, तो नाम जो है वो यहां से दिया गया। उनको प्रॉपर्टी जो मेन थी वो इसमें पता चली, जबकि पहले ये निकाल लिया गया था, लेकिन प्रॉपर्टी के बारे में यहां से पता चला कि ये भाई कोई ऐसे एंजाइम्स हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसीलिए ये हिंड सेकंड को ऐसा बोला जाता है कि वो पहला है। भाई जब हमको जानकारी मिली तभी तो हमने कहा कि ये न्यूक्लियस एंजाइम है, भले उससे पहले कितने, ऐसे तो बहुत ही हो गए होंगे डिस्कवर, इसीलिए ये पहला है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार नीट में बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, पूछा जाता है निम्न में से कौन सा जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है सबसे फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट भी दिया होता है सेकंड भी। अब वहां बच्चा अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं होता, सोचता है यार फर्स्ट वाला पहले वो होगा ना, सेकंड कहाँ से पहले हो सकता है, लेकिन कहानी यहाँ पे उल्टी है, ठीक है। दूसरा ये वही अलग अलग लोग देते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पर यही एग्जैक्ट है कि यहाँ पे हम ये 1 2 तो उनको निकालने के प्रोसेस के हिसाब से नाम दे रहे हैं कि पहले ये निकला, दूसरे नंबर पे ये लिखना, लेकिन जो पहला हमें प्रॉपर्टी पता चली थी वो इसकी पता चली थी कि ये एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। और दूसरा ये कि ये इतना बेहतरीन नहीं है ना, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी कम अच्छी है, ये ज्यादा बेटर है। ये 1 2 रीजंस दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण। नामकरण की बात है, कुछ नहीं है, जैसे आप स्पीशीज का नेम देते हो ना, नामकरण पढ़ा है आपने नोमेनक्लेचर, बस वैसे ही देना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इन एंजाइम के नामकरण पर ये भी एक इंपॉर्टेंट, भाई मैंने पहले ही बोल दिया है, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नामकरण की विधि क्या है, ठीक है। इन एंजाइम के नामकरण परंपरागत नाम का पहला शब्द वंश होता है, जो कि आप नॉर्मल नोमेनक्लेचर करते हैं किसी एनिमल या प्लांट का, तब भी यही रखते हैं। दूसरा व तीसरा शब्द प्रोकेंद्रीय कोशिकाओं की जाति को यानी स्पीशीज को बताता है, लिया जाता है। जैसे एक और है, ये 1 2 भी है, अभी बताते हैं। जैसे इको R1
3 चीजें होती है। कोई भी बैक्टीरिया है जिसमें हमने ढूंढा है तो उसका नाम क्या है? इस्चेरिचिया कोलाई। इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि नामकरण इंग्लिश में ही देना है ना, यहाँ पे हिंदी नहीं चलेगी। इस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, ये तो हमें पता है, बलि का बकरा। अब इसके बहुत सारे स्ट्रेंड्स होते हैं। स्ट्रेंड्स मतलब विभेद, के बैक्टीरिया के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना। तो ये तो है बैक्टीरिया का वंश यानी कि जीनस, ये उसकी स्पीशीज है यानी कि जाति, ठीक। और इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रैंड्स, ठीक है, स्ट्रैंड्स, विभेद। अब मान लो वो कोई विभेद है RY13, ये विभेद है इसका। अलग अलग होते हैं, हमने पढ़ा है वो ग्राफिक का आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा, S वाला और R वाला, अगर किसी को याद आ रहा है ना। तो ये विभेद होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के। तो ये एस्चेरिचिया इसकी जीनस है, जाती है। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहला अगर हमें इसमें से हमने कोई एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकाला है रिस्ट्रिक्टन, तो उसी में से निकाला है, हमने देखा था ना, इन्हीं में था, एस्चेरिचिया कोलाई में, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर हम इसमें से हमने कोई RE निकाला है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकाला है, तो उसका नाम कैसे दिया जाएगा? सबसे पहले जो इसका वंश है उसका पहला लेटर, तो ये लो E। फिर वंश के बाद जो जाति है उसके 2 लेटर, और वो भी स्मॉल में, ठीक। उसके बाद जो उसका विभेद है वो आपको लगाना है। अब विभेद जो है वो कौन सा है? R, तो ये R इसका विभेद, और प्लस अब देखो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, ये प्लाज्मिड के अंदर है, ये कहानी मैंने आपको अभी सुनाई। अब प्लाज्मिड के अंदर एक RE नहीं होता, बहुत सारे RE होते हैं, है ना। एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब ये पता चल गया कि ये एस्चेरिचिया कोलाई के R विभेद से निकला है, R स्ट्रैंड से निकला है, लेकिन ये कब निकला और कितने उसमें और हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे, जैसे मान लो मैंने सबसे पहला निकाला तो मुझे उसको रोमन नंबर में 1 देना पड़ेगा, ये रोमन नंबर है उसका, कि ई कोलाई में निकाला है, R स्ट्रैंड से निकाला था और पहले नंबर पे इसको निकाला था, ठीक है। सीक्वेंस बताएगा ये, और इसीलिए वहां पे सवाल उठा था कि जब सेकंड निकाला था तो फर्स्ट कैसे हो गया, उसका रीजन आपको समझा दिया। तो भाई ये रोमन नंबर में लिखेंगे कि पहला ये निकला, दूसरा ये निकला, तीसरा ये निकला, ऐसे क्रोनोलॉजी बताता है ये, ठीक है। तो ऐसे हम इसको नाम देते हैं। इसको तो हमने समझ लिया। जैसे इको R1, ठीक है, ये लिखा है मैंने, यहाँ पे भी यही लिखा है, देख सकते हैं आप। एस्चेरिचिया कोलाई RY13, इको R1 में वर्ण R, ये जो R है वो किसको बता रहा है? प्रभेद। अब विभेद लिखा है मैंने, प्रभेद और विभेद सेम, ठीक है, स्ट्रैंड जो होता है उसका वो से लिया गया है, ठीक है। नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम को दर्शाता है जिसको जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए थे, जिस सीक्वेंस में पहला, दूसरा, तीसरा कौन से नंबर पे किया ये बताएगा, ठीक है। ऐसे ही हिंड का नाम आया हुआ है। ये जो हिंड है, एक और समझ लो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये एक वही बैक्टीरिया है, इसमें से भी हमने वो हिंड आपने पढ़ा ना, वो यहीं से आया है, ठीक है। ये हीमोफिलस क्या है? तो हीमोफिलस में ये H, ठीक है, इन्फ्लुएंजा का D, इन्फ्लुएंजा का IN, 2 अक्षर लेने स्पीशीज में से 2 अक्षर ले लिए, और इसका कोई D स्ट्रैंड था, ठीक है, उसमें से लिया तो D लगा दिया, क्योंकि इसके भी बहुत सारे, जैसे इसका R113 है, उसका भी एक स्ट्रैंड है D। और कौन से नंबर पे? अगर 1 पे आया, सबसे पहले निकाला उसको 1, और जो दूसरे नंबर पे निकाला उसको 2, लेकिन सबसे पहला कौन हुआ? ये वाला, ठीक है। चलो समझ में आ गई, ऐसे नामकरण दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं।
प्रतिबंधित एंजाइम न्यूक्लियस कहलाने वाले एंजाइम के बड़े वर्ग में आते हैं। देखो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, वैसे अगर आप कई बुक्स में पढ़ोगे तो बोलते हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, 3 वर्गों में बांटते हैं इसको, लेकिन वो हमें एनसीईआरटी नहीं बताती, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही। मेनली हम इसको 2 प्रकारों में बांटते हैं जो मैंने पहले बताया, एक है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरे है एंडोन्यूक्लियस। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है। क्या है भाई, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को सिरों से काटता है कि ये डीएनए है, इसको यहां से काटेगा और यहां से काटेगा, ठीक है, तो वो हो जाएंगे एक्सो। एक्सो का मतलब बाहर से कट के निकल लिए, ठीक है, ऐसे। डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, सिरों से करते हैं, जबकि डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। और ये मैं बता चुकी हूं कि ये विशिष्ट स्थलों पे ही काटेंगे, इनका एक सीक्वेंस है डीएनए पे, अभी उसको भी पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं कि कहीं भी गए और काट लिया। एक पर्टिकुलर इनका पास सीक्वेंस होता है, इनके पास ये है कि इस ए और जी के बीच में काटना है या टी और सी के बीच में काटना है, इनका एक सीक्वेंस होता है, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण मतलब देखने के बाद, मतलब चेक करने के बाद, निरीक्षण के कार्य करता है। पहले निरीक्षण करता है कि मेरी जगह कहाँ है काटने की, पहले तो ढूंढेगा, है ना, कहाँ है मेरी जगह, ऐसे। जब उसको जगह मिल जाएगी तब काटेगा। ऐसा नहीं कि डीएनए में घुसा कहीं भी हो चलो काटाकुटी मचा दी, ऐसा नहीं। जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पा जाता है, यानी कि उसको मिल जाता है, तब यह डीएनए से जुड़ जाता है तथा द्विकुंडलित कुंडलिनी के दोनों लड़ियों को शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। ये क्या है, डीएनए की संरचना पढ़ी? हाँ मैम, ये बना हुआ भी है यहाँ पे, इसी को बना देती हूँ। ये डीएनए था। डीएनए की बैकबोन किससे बनी हुई है? फॉस्फेट और शर्करा से बनी हुई है मैम। जी जी बिल्कुल सही। और बीच में क्या है, इधर नाइट्रोजन बेस है, जीसी। तो अगर मुझे ये डीएनए को काटना है, ये द्विकुंडलित है, मुझे ये डीएनए को काटना है, तो पहले तो मुझे ये फॉस्फेट और ये तोड़ने पड़ेंगे, राइट ना, फॉस्फेट तोड़ेगा तो फॉस्फेट और ये तोड़ने पड़ेंगे। तो यही ये कह रहा है कि भाई द्विकुंडलित के जो शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप है उनको तोड़ेगा। उसके बाद अपना सीक्वेंस देखेगा कि कहाँ से और काटना है, मतलब इनमें कहाँ से काटना है वो भी देखेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है। अभी ये क्या होता है, ये हमने पढ़ा है, आपको याद नहीं है लेकिन पढ़ा है। ये पैलिंड्रोमिक, जिसको हमने पैलिंड्रोमिक भी कहते हैं। क्या होता है पैलिंड्रोमिक? ऐसे डीएनए सीक्वेंस जो दोनों तरफ से पढ़ने पर एक जैसे रीडिंग में आते हैं। चाहे मैं 5 से 3 की तरफ पढ़ूं डीएनए को या 3 से 5 की तरफ पढ़ूं, सेम सीक्वेंस आता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये डीएनए, ये 5 एंड है और ये 3 एंड है। डीएनए द्विकुंडलित होता है और दोनों अपोजिट होते हैं ना, एंटी पैरेलल। डीएनए की संरचना, पुरानी बातें जो हम भूल चुके हैं, है ना, ये एंड है। अब अगर यहाँ पे कोई ऐसा सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस मैं ले रही हूं जो आपको याद रखना है, ठीक है, जी ए टी टी सी, ये ऊपर वाले का, ऐसे ही नीचे वाले का सी जी ए टी टी सी, ऐसे बनेगा। ये इसका जो पेयर है वो यही कुछ बनेगा। अब पढ़ो जरा इसको, पहले 5 से 3 की तरफ पढ़ो, GAATTC, सेम इधर से पढ़ो। 5 से 3 की तरफ ही पढ़ना है भाई, इधर से 5 के 3 पढ़ रहे हो तो इधर भी 5 के 3, दिशा तो सेम ही रखनी है। GAATTC, सेम सीक्वेंस आ रहा है, इधर भी GATTC, इधर भी GAATTC, सेम सीक्वेंस। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसी ही साइट्स को पहचानते हैं, हर कहीं नहीं काटते। और उसमें भी हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक फिक्स साइट होती है। जैसे ये किसकी साइट है, ये है E-coli इको R1 की। इको R1 जो है वो इस साइट को पहचानता है और वहां पे जाके G और A के बीच में कटिंग लगाता है, यहाँ पे। अभी देखेंगे हम, देखते हैं यहाँ पे ऐसे।
ये ऐसे कट करता है, ऐसे, ठीक है। इसकी साइट है, ये इसकी पैलिंड्रोमिक साइट है, स्पेशल साइट होती है, मैंने कहा विशिष्ट स्थल। तो ये इको R1 का विशिष्ट स्थल है, ये सिर्फ यहीं पे काटेगा और कहीं नहीं काटता, ठीक है। और उसमें भी कहा G और A के बीच में, G और A के बीच में, और ये पैलिंड्रोमिक है ना, उल्टा सीधा एक समान। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक नाम दे रखा है मलयालम, MALAY, MALAY, सेम आ रहा ना, इधर से इधर पढ़ूं उधर से, ये एनसीईआरटी में दे रखा है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला। और डीएनए में देखना चाहते हो तो ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। और सबके अलग अलग होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ, सबके अलग होंगे। इको R1 का अलग होता है सीक्वेंस, हिंड का अलग होता है, लेकिन आपकी बुक में इको R1 का दे रखा है तो आपको वो लर्न करना जरूरी है, ठीक है। चलो ये देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, इसको समझा रही हूँ मैं अभी, एक बार इसका सुन लेते हैं। ये कैसे है देखो, ये डीएनए है और ये भी डीएनए है। अच्छा, एक और चीज जो बतानी है मुझे, पहले हम समझते हैं फिर इस पे आते हैं। देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक और खासियत, पहला तो क्या है कि ये विशिष्ट स्थलों पे काटते हैं और अंदर की तरफ काटते हैं। मान लो ये एक डीएनए सीक्वेंस है, ये डीएनए है हमारा, यहाँ पे वो साइट है जो हमने कौन सा एंजाइम यूज किया है, इको R1, ये यूज कर रहे हैं, और इसकी ये साइट है। ठीक, और भी है सीक्वेंस, पर हम हमारे काम की चीज ले रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसने अपनी पैलिंड्रोमिक जो साइट है वो पहचान ली, ये 5' से 3' और ये 3' से 5'। ठीक, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी डीएनए को दो तरीके से काटते हैं, यानी कि जब कटिंग करते हैं तो दो तरह से करते हैं। पहली एक जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स, अभी जो बनने वाले हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये Z आकार में काटते हैं। जैसे कि ये क्या कर रहा है, ये J और A के बीच में कट लगा रहा है, तो यहाँ पे देखो मैं J और A के बीच में कट लगा देती हूँ, यहां से एक कट लगेगा और यहां से एक कट लगेगा। अब ये कैसे अलग हुए जरा देखो, ये वाला पोर्शन इसके साथ है, इसके साथ G है, यहां से कट हो गया है, बात खत्म। दूसरा जो अलग हुआ है वो कहां है, ये रहा, क्या बचा है, A T T और C, ये वाली बात खत्म हो गई। यहां पे कट लगा था, हमने इन दोनों को अलग कर दिया। नीचे वाले की बात करूं, नीचे क्या है, नीचे क्या बच रहा है, ये तो पूरा सेम है, ये लो क्या है हमारे पास, इधर से C, इसके नीचे ही था C, भाई ये इससे जुड़े हुए हैं, ये बॉन्ड्स है ना। वो मैं समझना कि मैंने ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए, मैं बना रही हूँ ताकि थोड़ा सा डायग्राम ढंग का लगे, ठीक है। बॉन्ड्स हैं इनके बीच में, अभी भी जुड़े हुए हैं ये पेयर्स, ठीक है। C T T A और यहां से ये अलग हो गया, तो ये बचा व्हाइट वाला इधर से G, मैंने दूर कर दिया। समझ गए कैसे आया, ये इधर से अलग कर दिया, इसको इधर से अलग, ये दोनों अलग हो गए। इधर से इधर अलग कर दिया और इसके साथ तो G जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ G जुड़ा हुआ है, यहां से कट लगा है ना, इधर जुड़ेगा। तो अगर आप ये देख रहे हो तो ये कुछ ऐसे एंड्स है, टेढ़े मेढ़े, इसको बाके टेढ़े कहते हैं। इन एंड्स को, ये जो एंड का मतलब सिरे, जो कटने के बाद जो ये सिरे बने हैं इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स। अब है ना, ज्यादा हिंदी करने जाऊंगी तो वही चिपचिपे सिरे, शायद हिंदी में ऐसे दे रखा है, भाई हमने कभी याद नहीं किया इसको, चिपचिपे सिरे। क्यों चिपचिपे हैं, क्योंकि आपको पता है ये पेयर बने हुए थे पहले, अगर मैं इनको थोड़ा सा और पास ले आऊं तो ये वापस पेयर बन जाएंगे,
और किसी दूसरे से भी अच्छी तरह पेयरिंग कर सकते हैं। ऐसे सोच सकते हो, देखो इसके ये फ्री है सारे, है ना, कुंवारे लड़के हैं ये सारे, जिनकी पेयरिंग नहीं है, जोड़ीदार मिला नहीं है इनको। इधर भी ये कुंवारे हैं, इसको छोड़ के ये सब कुंवारे हैं, इनका जोड़ीदार नहीं मिला। तो कुंवारा यानी बैचलर जो होता है वो तो क्या होता है, वो तो हर किसी पे लाइन मारने को तैयार होता है। तो ये स्टिकी है, हर किसी पे चिपक जाएंगे। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि कुंवारे लड़के जिनका जोड़ीदार नहीं, जिनकी शादी नहीं हुई है, बैचलर है, वो हर किसी पे चिपकने को तैयार हो जाते हैं। तो ये चिपचिपे के सिरे हैं। एक और तरीका होता है इसको काटने का। जैसे मान लो ये वही सेम कहानी बता रही हूं मैं, ये है G A A T T C और दूसरा C T T A A G। ठीक, अब मान लो हमने कोई एक ऐसा एंजाइम लिया है जिसकी जो रिकॉग्निशन साइट थी वो 80 थी। 80 मतलब ये A और T के बीच में काट रहा था। तो अब A और T के बीच में काट रहा था और तो मान ले उसने दोनों कट यहीं लगा दिए। लो भाई, क्योंकि है तो एंड, बीच में तो काट ही रहा है, ये भी बीच में काट रहा है, ये भी काट रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन तो ये है, सेकंड ये है, सेकंड तरीका। अब इसके एंड्स कैसे बनेंगे, तो इसके एंड्स ऐसे बनेंगे मैम, ये लो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये बना J A इधर T T C और इधर से हम ले लेते हैं C T T A A G। अब ये देखो, ये एंड के सब पेयर हैं, ये आपस में पेयर ही है। मैंने कहा ये टूटे नहीं है बॉन्ड, ये तो हम बना नहीं रहे आलस के कारण। ठीक है, अब ये एंड कैसे है, इसका तो सबका पेयर है, सब शादीशुदा, कोई भी कवारा नहीं। अब ये क्या करेंगे, ये अपना भाई मस्त ठीक है, जो है बढ़िया है ना, इधर उधर चिपकने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इनको बोलते हैं ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड, ब्लंट का मतलब होता है बोटा, है ना, मतलब नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब जैसे ये है एक, ये इसको बोलते हैं शार्प एंड, और ये है ब्लंट एंड्स, है ना, जो तीखा नहीं होता। तो भाई इनमें कोई अब है नहीं, शादी हो चुकी है, सब जीवन का जो मिर्च मसाला है सब खत्म हो चुका है, तो ये ब्लंट एंड्स है। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दो तरीके से काटता है, एक स्टिकी एंड बनाता है और एक ब्लंट एंड बनाता है। हमारे काम के कौन से हैं, हमारे काम के ये वाले हैं, ये वाले काम के। क्यों, क्योंकि हमें इसको आगे जोड़ना है, जाके हमें इसको आगे जाके जोड़ना है भाई, हमें इसे प्लाज्मिड से जोड़ना है ना भाई। आप जो प्लाज्मिड लेकर आओगे, ये यहां आपका ये पेयर है, ये जो आपने मान लो ब्लंट एंड से काटा तो ये ऐसा होगा, और अगर आपने स्टिकी एंड से काटा है तो ये ऐसा होगा, ये है ना, स्टिकी एंड ऐसे होते हैं ना, एक तरफ से छोटा एक तरफ से बड़ा, ये स्टिकी एंड से ना, एक बड़ा एक छोटा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो डीएनए, इसको इजीली क्या कर सकते हैं, हम प्लाज्मिड के साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि प्लाज्मिड को भी कैसे काटेंगे, स्टिकी एंड ही काटने पड़ेंगे प्लाज्मिड के भी, ऐसे एक बड़ा एक छोटा, ताकि ये यहाँ आके एकदम फिट हो जाए। ये वाला इतनी आसानी से नहीं जुड़ेगा, समझे बात को, और समझाऊं, बस आप समझ लो। देखो मैं इस सीक्वेंस से लेके बता देती हूँ आपको। ये हमारा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को भी हमने इसी एंजाइम से काटा। हाँ, ये एक और चीज है कि जिस एंजाइम से आप वांछित जिन को काट रहे हो, उसी एंजाइम से आपको प्लाज्मिड को काटना है। अलग अलग एंजाइम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग करोगे तो इसके स्टिकी एंड और उसके स्टिकी एंड मिलेंगे ही नहीं, तो जुड़ेंगे कैसे। स्टिकी एंड होना जरूरी है। स्टिकी का मतलब चिपकना, चिपकेंगे तभी काम होगा ठीक है, चिपकेंगे तभी काम होगा। चलिए, तो अभी क्या है, ये जैसे मान लो प्लाज्मिड था हमारा, पहले मैं वहां देख लूं सीक्वेंस क्या है भाई। जी, इसका यहाँ पे जी लग रहा है, ठीक, और इधर से लग रहा है ये हमारे स्टिकी एंड से, इसमें यहाँ पे आ रहा है A A T T C, ठीक, और दूसरे वाले पे थोड़ा चौड़ा बना देती हूँ मैं इसको, ताकि हमारा काम खत्म हो यहाँ पे।
ये लो, ये दूसरा वाला इसका स्टिकी एंड, जहां पे ये आ रहा है G AATTC, ये स्टिकी एंड है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, ऐसे। तो अब इसको क्या पेयरिंग चाहिए, इसको पेयरिंग चाहिए कि इसको TTAA मिले। तो अगर हमारे पास इधर इस वाले पे TTAA है तो क्या ये दोनों पेयर हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, क्योंकि इसका भी स्टिकी एंड है, ये भी कवार है, वो भी कवार है, दोनों मिल गए, काम खत्म। इधर के लिए क्या चाहिए? तो इधर वाले के लिए हमें इस जगह पे प्लाज्मिड के इसकी पेयरिंग चाहिए, मतलब TTAAG चाहिएगा। तो भाई ये आपस में जाके ऐसे जुड़ जाएंगे, है ना। ये इसीलिए स्टिकी एंड चाहिए, जुड़ने चाहिए, वरना वो जुड़ेंगे ही नहीं। इतना सारा आपको लिखना नहीं है, ये आपको जब सिर्फ समझाने के लिए आपको सिर्फ ये 2 चीजें लिखनी है। पर क्यों चाहिए वो समझाने के लिए मैंने ये रामायण कही, क्या कि आपके वही सिर्फ रटा हुआ नहीं रहे, समझने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा किया। तो ये आपके एनसीईआरटी का फोटोवा है, भयंकर वाला, वही उसने भी GATTC लिया है। एनसीईआरटी में देख लेना, यहाँ पे शायद आपको बहुत छोटा लग रहा हो। एक तो ये ब्लंट एंड, बिल्कुल सीधा काट लिया इसने, इको R1 ही यूज किया है इसने भी। और एक है स्टिकी, ये देखो स्टिकी इधर से निकला हुआ है, इधर से निकला हुआ है। और अच्छे से बुक में देख लेना, आपको बनाना हो वैसे बनाना। और अगर ये ऐसे रहेंगे, वही एक छोटा एक बड़ा ऐसे, तो भाई ये आपस में क्या होंगे? चिपक जाएंगे। तो ये ऐसे चिपक सकते हैं, तो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA अच्छे से बन जाएगा। और अगर ब्लंट एंड होंगे तो ये नहीं चिपकेंगे। इसीलिए हम क्या बना रहे हैं, ऐसे। ये देखो ब्लैक वाला और ये व्हाइट वाला आके जुड़ गए, एक इधर से लेके आया, एक इधर से लेके आया, दोनों को चिपका दिया। ठीक है, तो ये है रिकॉम्बिनेंट DNA। फिर से 2-3 बातें। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहला तो ये विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, ये पूछे जा सकते हैं कि गुण क्या क्या होने चाहिए। दूसरा, चिपचिपे हिस्से बनाने चाहिए, चिपचिपे एंड्स, स्टिकी एंड्स। तीसरा, किसी भी बैक्टीरिया में एक से ज्यादा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, ठीक है, तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। अभी 2-3 कहानियां और बची है, लेकिन वो हम प्लाज्मिड में पढ़ेंगे क्योंकि वहां काम में आएगी। ठीक है, विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट स्थल होते हैं, चिपचिपे बनाने चाहिए, एक से ज्यादा हो सकते हैं और सेम होने चाहिए, मतलब आपको ऐसा चाहिए जो वहां पे भी काट ले और प्लाज्मिड में भी काट ले। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं। नामकरण हमने देख ही लिया, ये बीच में से काटना चाहिए, है ना, सिरों से नहीं। चौथा क्या हो गया? बीच में से। ये तो हमारी भाषा में काम हुआ, साइंस की भाषा में तो हमने पढ़ लिया, ये हमारे याद रखने के हिसाब से। तो आज का जो चैप्टर है वो हम खत्म करते हैं, लेक्चर, सॉरी चैप्टर तो अभी कहाँ खत्म हुआ। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में नई कहानियों के साथ, इसी को आगे बढ़ाते हुए। अभी टॉपिक्स बाकी हैं भाई, हमने जो पढ़ रहे हैं साधन, उसमें एक साधन पढ़ा है, अभी प्लाज्मिड पढ़ना है, अभी अलग कैसे करना है वो भी पढ़ना है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में नई कहानी के साथ।